अब है ये पार्ट 4 दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ये गुलाम वंश। उसमें अंतिम जो शासक पहला शासक था ऐबक, उसके बारे में कुछ पॉइंट बच गया था पीछे, तो इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ऐबक जो था कैसे जनजाति का था? तुर्क। तुर्क जनजाति। ऐबक जो तुर्की था, इसका अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता है। माता पिता कहाँ से थे इसके? तुर्कमेनिस्तान से। बचपन में ही बिछड़ गया था। बचपन में क्या किया गया था कि जो निशानपुर बाजार का जो व्यापारी है, निशानपुर बाजार में वहाँ पे काजी अजीज कुकी इसको खरीद लिए। निशानपुर बाजार में काजी अजीज कुकी खरीद लिए। अब ये गुलाम था, लेकिन गुलामों के बावजूद इसमें बहुत योग बन गया। एवं साहित्य, कला, सैन्य शिक्षा इसको दिया गया। शौर्य के कारण इसको कुरान खां बोला जाता है। जब उस काजी की मृत्यु हो गई तो पुत्रों ने व्यापारी से बेच दिया। अब जब ये काजी की मृत्यु होगी, काजी अजीजुद्दीन कुकी की, तो किससे बेच दिया? गजनी से। तो गजनी में बेच दिया। तो वही मोहम्मद गोरी इसको खरीदा कहाँ से? गजनी से। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ से ऐबक के जीवन में एक नया जीवन शुरू होता है। अब उसके बाद क्या है? ये इसी का ये गुलाम वंश का ये प्रथम और दिल्ली का प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक बना, लेकिन सुल्तान नहीं। पहला सुल्तान पूछे तो इल्तुतमिश था। अब मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में ऐबक को देखो। यहाँ से ये सवाल पूछेगा कि गोरी जो ऐबक को कौन सा पद दिया था? तो गोरी आमिर आखुर का पद दिया, शाही अश्वशाला का प्रधान। तो कैसे याद रखोगे? ट्रिक कि गोरी ने ऐबक को घोड़ी बनाया, ऐसे याद रखोगे। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें गोरी का युद्ध विजय हुआ, तो उसमें इसका भूमिका बहुत था, ऐबक का। फिर आपसे यहाँ पे सवाल क्या पूछेगा? फिर 1194 में कन्नौज के युद्ध में सहयोग किया। 1197 में क्या हुआ? गुजरात राजधानी अहिलवाड़ा को लूटा और भीमदेव नाम के एक वहाँ का शासक था लोकल, उसको दंड भी दिया। फिर आपको ये क्या किया? अब क्या किया? जो ऐबक है इल्तुतमिश को खरीदा है। ऐबक किसको खरीदा? इल्तुतमिश को खरीदा। ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा। सरे उसको कौन सा पद दिया इल्तुतमिश को? आमिर आखुर नहीं, सरे जानदा और आमिर शिकार। तो यहाँ पे यही सवाल पूछेगा कि ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया था? एक आमिर शिकार और सरे जानदा। ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या है कि 1220 में बुंदेलखंड का राजा था जिसका नाम था परमारी देव, उसको परास्त करके कलिंजर, महोबा, खुजराहो पे अधिकार कर लिया। 1250 में बुंदेलखंड का राजा था परमीर देव, उसको हराकर कलिंजर, महोबा और खुजराहो पे अधिकार कर लिया ऐबक। फिर 1250 में खोखर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तो इसमें भी सहायक भूमिका निभाया। ठीक है, और क्या सवाल पूछ सकते हैं यहाँ से? गौरी ने बोला कि पुत्र नहीं, दासों पे सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए आदमी को। ये मिनहानुल सिराज का कथन है कि मोहम्मद गोरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों के 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्क गुलाम जो मेरे राज्य में उत्तराधिकार होंगे, जमोरे बाद राज्य के खुतबों में मेरा नाम सुरक्षित रहेगा। तो ये लाइन मिनहानुल सिराज ने बोला, किसके लिए? मोहम्मद गोरी द्वारा बोला जा रहा है। किसके लिए? अपने दासों के प्रति समर्पण भाव के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मोहम्मद गोरी का जो दास है, वो प्रमुख दास कौन कौन था? एक एलदौस था, एक कुवाचा था, एक ऐबक था, एक बख्तियार खिलजी था। ये 4 दास था। 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो गया तो उत्तराधिकार नियुक्त नहीं किया गया। इस कारण आपस में जो चारों दास थे वो साम्राज्य को बांटना शुरू कर दिए। इसमें यज्ञ से ऐसे याद कराते हैं, ग, यानी कि इल्दौज को क्या मिला? गजनी मिला। इल्दौज को क्या मिला? गजनी मिला। कुवाचो को सिंध और मुल्तान मिला। बख्तियार खिलजी को पूर्वी भारत मिला। ऐबक को मिला सिंध, मुल्तान और बिहार बंगाल को छोड़ के समस्त भारतीय क्षेत्र। ऐबक को क्या नहीं मिला था? सिंध मुल्तान कैसे मिलेगा? सिंध मुल्तान में कुवाचा है। बिहार बंगाल में कौन था? बख्तियार खिलजी। तो वो सब क्षेत्र छोड़ के ऐबक को समस्त भारत मिला।
अब लेकिन ऐबक को जैसे मिला तो राजपूत क्या किए, विद्रोह करने स्टार्ट कर रहे थे। उस समय ऐबक के समय भी राजपूतों का विद्रोह हुआ, इल्तुतमिश के समय भी। अब जब दो ये अब सिंहासन के समय गद्दी पर आए तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि ऐबक ने कौन सा उपाधि ग्रहण किया था, तो मलिक या सिर पे सलार, सुल्तान की नहीं, यही सवाल पूछता है। दूसरा, ये अपने नाम का ना ही खुतबा पढ़ा था ना ही सिक्का चलाया था ऐबक। उसके बाद सत्ता के जैसे ही ये औपचारिक मान्यता के 2 वर्ष बाद क्या हुआ कि जैसे 1206 में तो ये शासक बना था ऐबक, लेकिन 1208 में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी जो थे गयासुद्दीन मोहम्मद, इसको दास्ता से मुक्त कर इसको सुल्तान स्वीकारा। सुल्तान पद कौन प्रदान करता था, खलीफा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐबक को दास्ता से कब मुक्त हुआ, यहाँ पे ये सवाल आएगा तैयारी में। तो 2 वर्ष बाद 1206 के 2 वर्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, दास्ता से कब मुक्त हुआ, तो 2008 में, ये याद रहेगा। ऐबक के पास ये बात याद रखना है कि ऐबक के पास सिंहासन, छत्र, दुर्बीस, पटाखा, नकारा और भेजकर सुल्तान की पदवी थी। मतलब इतना सारा चीज़ ऐबक के पास भेजा गया और सुल्तान का पद नवाजा गया इसको। भारत में दिल्ली सुल्तान सल्तनत स्वतंत्र सत्ता का स्थापना इत है ही। अब यहाँ पे देखो ऐबक को और कौन कौन सा उपाधि, एक तो कुरान खां, दानशीलता उदार के कारण लाख बख्श, पीर बख्श, हालिम द्वितीय, हातिम ताई, मिनहानुल सिराज ने दिया। उसके बाद आपको याद रखना है और क्या था, मलिक और सिपे सलहार। उसके बाद याद रखना है कि इसके दरबार में विद्वान कौन कौन था, तो एक हसन निजामी था, एक फ़क्के मुदब्बिर था। हसन निजामी दिल्ली का प्रथम इतिहासकार था। फ़क्के मुदब्बिर हुई इसके बुक में हर्ष है जो युद्ध पर पुस्तक है। अब ऐबक के जीवन में क्या क्या कठिनाई थी, तो इसका विस्तार, उत्तर पश्चिम सीमा, मध्य भारत, ऐबक के प्रतिद्वंदी, ठीक है, ऐबक के प्रतिद्वंदी, ये सब तो थे ही इसके जीवन में। उसी समय कालिंजर और ग्वालियर भी क्या हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, राजपूत का भी विद्रोह हो रहा था। अब जो इस सारा समस्या जो ऐबक के सामने आया है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 उपाय अपनाया। पहला क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। दूसरा क्या किया, अपना जो विरोधी है उसको निपटाना शुरू किया। अपना स्थिति को सुधार करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। पहले क्या किया क्या, इल्दौज कौन है, गजनी, तो इल्दौज की पुत्री से ही खुद विवाह कर लिया। अब कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कराया। तो कैसे याद रखोगे, बाचा से बहन का विवाह किया, बाचा से बहन का, इल्दौज से अपनी पुत्री का विवाह किया, अपने खुद विवाह कर लिया। इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया तो अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। तो ये था ऐबक का शादी वाला कहानी, याद रहेगा। आपको याद रखेंगे ख्वारिज़म के शाह। ख्वारिज़म का शाह का बढ़ता हुआ शक्ति, इस बात का सबूत था। ख्वारिज़म का शाह क्या हुआ, ऐबक के समय जो ख्वारिज़म का शाह जो थे उसका शक्ति बढ़ रहा था, उसका जो नज़र था गजनी पर था, गजनी पे था, ठीक है। लेकिन इल्दौज जो है मुकाबला करने में असमर्थ। लेकिन गजनी में किसका अधिकार था, इल्दौज का। गजनी में किसका अधिकार था, इल्दौज का। तो उसने सोचा कि अगर इल्दौज हार गया तो गजनी पर आएगा, गजनी से सीधा फिर भारत पे आएगा ख्वारिज़म के साथ। तो ये बात सोचने लगा ऐबक। तो ऐबक की मुख्य कठिनाई थी कि किसी भी तरीके से जो भारत को है मध्य एशिया की राजनीति से, यानी कि ख्वारिज़म के साथ से, या फिर वहाँ का जो भी है टर्क मंगोल वगैरह है, ये सब खतरा को दूर रखा जाए, ठीक है। तो इसके कारण क्या किया, इल्दौज से कुतुबुद्दीन ऐबक ने संबंध जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों में आराम से दोस्ती बना के रखा। इल्दौज गोरी का उत्तराधिकारी मानता था, इल्दौज भी अपने आप को गोरी का उत्तराधिकारी मानता था, ठीक है ना। और पंजाब पे आक्रमण कर दिया। इल्दौज भी क्या किया, पंजाब पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि पंजाब पर अपना अधिकार मानता था गोरी के और भी दास, ठीक है ना। कि 1208 में उसे पराजित कर गजनी पर अधिकार कर कुछ समय तक। लेकिन ऐबक ने इस 1208 में इसको पराजित किया था। यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। फिर उसके बाद क्या किया, शादी कर लिया उसकी पुत्री से, इल्दौज की पुत्री से अपना खुद का। तो पंजाब पे आक्रमण वो नहीं किया, दोनों अब दोस्त बन गए। इस तरीके से इल्दौज को दोस्त बनाया। अब ऐबक के साथ क्या किया, तो अपनी बहन का, सॉरी, कुबाचा के साथ क्या किया, तो कुबाचा के साथ अपनी बहन का शादी करा दिया। तो ये भी अधीनता स्वीकार।
बख्तियार खिलजी के साथ क्या हुआ? बख्तियार खिलजी के साथ बख्तियार खिलजी लखनौती को राजधानी बनाया, तिब्बत अभियान से वापस लौटा, तो उसके बाद क्या हुआ, वो मर गया। अली मर्दी खां इसी का आती आदमी था, प्रतिद्वंदी, तब वहाँ पर वो था। अब ये हत्या हुआ तो ये मर गया, ये बख्तियार खिलजी, और उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया बख्तियार खिलजी का जो दास था अली मर्दान का। अब पंगा होगा, ठीक है। लेकिन अली मर्दान के खिलाफ जो है खिलजी सरदार विद्रोह कर दिए। उसको कैद कर अली मर्दान को मोहम्मद शेरों को क्या बना दिए, वहाँ पे बंगाल में राजा बना दिए, गद्दी दे दिए। उसके बाद जो है अली मर्दान भाग के ऐबक के पास आया और ऐबक से मिल गया। ऐबक के इक़्तिदार केमाजी रूमी अवध मोहम्मद शेरों को पराजित किया। ऐबक ने अपने हेल्प के लिए किसको भेजा था, केमाजी रूमी को, और अवध का जो था मोहम्मद शेर उसको पराजित किया। इससे क्या हुआ, अली मर्दान पुनः क्या बन गया, इक़्तिदार बन गया बंगाल का, और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। याद रखो इसी अली मर्दान का आपको इल्तुतमिश से भी पंगा होगा। तो यहाँ पे सवाल यह क्या क्या रखना था, यहाँ पे यह सवाल याद रखना था कि बंगाल के समय क्या कहानी था ऐबक का, तो बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तिब्बत अभियान के समय क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया, मर गया। अब तिब्बत अभियान के समय मर गया, वापस लौटते समय, तो उस समय की फिर क्या हुआ, यहाँ पे उसको अली मर्दान आ गया उसकी जगह पे, अली मर्दान। लेकिन अली मर्दान को सब मान नहीं रहा था, तो अली मर्दान की जगह किसको बैठा दिया, सब विद्रोह करके खिलजी सरदार लोग, इसको मोहम्मद शेरों को। इसके खिलाफ वो कहाँ चला गया भाग कर, अली मर्दान ऐबक से दोस्ती करने। ऐबक ने फिर इसको ये अली मर्दान की सहायता के लिए किसको भेजा, तो केमाजी रूमी। ऐबक ने केमाजी रूमी को सहायता के लिए भेजा, फिर मोहम्मद शेरों को हराया। इस तरीके से अली मर्दान पुनः इक़्तिदार बन गई, ठीक है। केमाजी रूमी, अली मर्दान, ये सब कहानी याद रहेगा। ऐबक राजपूत राज्य पर नियंत्रण और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक है, गौरी का मृत्यु जैसे हुआ तो राजपूत राज्य सब स्वतंत्र होना पुनः स्टार्ट कर दिए। जैसे कि कालिंजर और ग्वालियर ये ऐबक के समय तुर्कों के हाथों से निकल गए। लेकिन बदायूं जिसका गवर्नर इल्तुतमिश को बनाया था, फर्रुखाबाद, ये भी तुर्कों से निकल गया। 1210 में ऐबक के समय ये सब घटना हो रही है। इसी कारण फिर जब इल्तुतमिश आएगा तो इस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। 1210 में ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई। ये सवाल पूछेगा कैसे मृत्यु हुआ इसका, ये सब क्षेत्र निकल रहा था। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का। अकस्मात जब मृत्यु हो गया तो ये काम नहीं कर सका। इनका कब्र कहाँ, फिर यहाँ से पूछेगा तो लाहौर में। ऐबक का कब्र कहाँ है, लाहौर में। कहाँ पर है, लाहौर में। तो यहाँ से ये सवाल पूछेगा। अब 2.5 दिन का झोपड़ा पता ही है, राजस्थान अजमेर में है, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में नहीं है। यहाँ पे यही तैयारी का सवाल पूछ सकता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, एक बार हम देख भी देते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था ऐबक ने, राजस्थान। कैसे याद रखोगे, तो राजा ही जो होगा राजस्थान से, राजा ही जो होगा वही 2.5 दिन में झोपड़ा बना सकता है। ऐसे याद कर सकते हो, दिल्ली नहीं। दिल्ली आपके मन में आएगा ये वाला बात, तो दिल्ली में नहीं, राजस्थान अजमेर में है। फिर तराइन के दूसरा युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान को पराजित हुआ था गोरी के द्वारा, उसी समय मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया था 1194 में कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाओ। तो सिर्फ 2.5 दिन में ही झोपड़ा बनवा दिया था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये पहले संस्कृत विद्यालय था। इस पे विग्रहराज चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी लिखा हुआ है, और संस्कृत नाटक हरिकेले भी अंकित है इस पे, ये भी याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम तैयारी के लिए यही होगा कि कहा था, बाकी तो सब हमको याद ही है। अब कुतुब मीनार की बारी आती है, तो याद है ये वही सूफी संत है जो कि ऐबक को खरीदा था। ऐबक को कहाँ से खरीदा था, निसापुर बाज़ार से, निसापुर बाज़ार से। उसके बाद निसापुर बाज़ार से खरीदा था, ठीक है। इसका जो काम है ऐबक इल्तुतमिश ने पूरा किया।
अब इसका जो है यहाँ पे हुआ, शुरुआत हुआ था ऐबक, पूरा किया इल्तुतमिश ने। पहला मंजिल कौन बनाया? ऐबक ने। अन्य 3 मंजिल कौन बनाया? इल्तुतमिश ने। लेकिन 1359 क्या है, 1359 में बिजली गिरने से इसको फिरोज शाह क्या किया? रिपेयर कराया चौथे मंजिल को, मतलब रिपेयर कराया था चौथे मंजिल को, ठीक है ना। चौथे मंजिल को तोड़कर 5 मंजिल तोड़ा, तो टोटल कितना मंजिल है? 5 मंजिल है, ठीक है। और एक याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी ब्रिज के रिपेयर कराया हुआ है। एक बार भूकंप के कारण नुकसान हुआ था तो सिकंदर लोदी ब्रिज को रिपेयर कराया हुआ है। आई जो रॉबर्ट स्पर का कुपोला है ना, कुपोला, इसको रॉबर्ट स्मिथ से जुड़ा हुआ है। 1993 में इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, आइए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखते हैं सर, कि यहाँ पे देखते हैं इल्दौज और कुवाचा की कहानी। हम लोग जैसे जानते हैं कि गोरी का क्या दास था? 3 वो, इल्दौज, कुवाचा, ऐबक। इल्दौज कहाँ का था? गजनी का। कुवाचा को सिंध मुल्तान मिला, ऐबक दिल्ली मिला, समस्त भारत क्षेत्र मिला। यहाँ पे यही सवाल था कि गौरी ने इसको, ऐबक को कौन सा पद दिया था? घोड़ा बनाया था, आमिर आखुर। उसके बाद इसको दास्ता से कब कौन मुक्त किया? इसका बेटा गयासुद्दीन मोहम्मद 1208 में दास्ता से मुक्त किया था। आगे चल के इल्तुतमिशी इल्दौज और कुवाचा का कहानी समाप्त करेगा, ठीक है। अब ये सवाल है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ, ये भी निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था? तो एमबीटी ने बनाया था। जो पढ़ा लिखा होगा निजामुद्दीन औलिया का इज्जत करेगा, ऐसे याद कर सकते हो। फिर दूसरा सवाल है कि मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? एमबीटी था। ये भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, लेकिन ये सवाल याद नहीं रहता है कि मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का निर्माण किसने किया था? तो तमीज़ ने किया था। किसने किया था? तमीज़ ने किया था। उसके बाद है सल्तनत काल में आगरा क्यों प्रसिद्ध था? तो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, याद रहेगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि एफएसटी द्वारा बिछाया गया नहरों का जाल, बहुत सारा एफएसटी नहर बनाया। यमुना का पानी हिसार तक, सतलज से घाघरा तक, घाघरा से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक, और जो सारे नहरों का जाल है, इसका जो जानकारी दिया हुआ है किस बुक में दिया हुआ है? इसका जानकारी दिया हुआ है, ये किस बुक में दिया है? इसका जानकारी दिया है सरहिंद का जो बुक है मुबारक शाही, उसी में, मुबारक शाही उसी में, ठीक है। उसके बाद जो है जौनपुर राज, उसके बाद है जौनपुर राज। जौनपुर राज की स्थापना किसने किया? ख्वाजा जहाँ। ख्वाजा जहाँ किसके समय? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय। लेकिन जौनपुर राज की समाप्ति किसने किया? हुसैन टर्की। किसके समय? बहलोल लोदी के समय। जब स्थापना हुआ था ख्वाजा जहाँ ने किया स्वतंत्र होके? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय। समाप्ति किसके समय हुआ? हुसैन टर्की के समय। उस समय शासक था दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी, ठीक है। आगे हम लोग इस पे, अब हम लोग देखेंगे इल्दौज और कुवाचा का संघर्ष, जहाँ से टीआरई में सवाल पूछा है, तकलीफ भी होता बच्चों को समझने में। ऐबक के साथ कैसे संघर्ष हुआ? ये जो संघर्ष इल्दौज और कुवाचा का शुरू होगा ऐबक से, फाइनली तमीज़ से इसको समाप्त करेगा, ठीक है। फाइनली इसको कौन समाप्त करेगा बच्चों? तमीज़ समाप्त करेगा। इल्दौज का संघर्ष, इल्दौज गजनी का शासक था, ये बात याद है, जो कि लाहौर पर यानी कि पंजाब पर भी अपना दावा करता था, क्योंकि वह गोरी का उत्तराधिकारी था। इसलिए इल्दौज से बचने के लिए ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर, इल्दौज से बचने के लिए। तो ये हुआ ऐबक के समय का कहानी। फिर क्या हुआ? ऐबक के समय कुवाचा का संघर्ष कैसे हुआ? तो कुवाचा सिंध और मुल्तान का शासक था, लेकिन ऐबक ने उसके साथ सीधा संघर्ष न करके वैवाहिक संबंध किया। बताओ इल्दौज के साथ क्या किया था? इल्दौज की पुत्री के साथ, कुवाचा की पुत्री के साथ क्या किया था? अपना विवाह किया था, ठीक है। और इस तरीके से ऐबक ने वैवाहिक संबंध इस दोनों से जोड़ा था, लेकिन समाप्त नहीं किया था। अब आते हैं इल्तुतमिश की बारी, तमीज़ की बारी। तमीज़ ने क्या हुआ था? तमीज़ के साथ संघर्ष कि अंतिम रूप से यहाँ पे लिखा हुआ, अंतिम रूप से कुवाचा और इल्दौज की समाप्ति तमीज़ ने किया था। कैसे? तो कुवाचा जो मूल लॉर्ड सुल्तान सिंध का था,
शासक था, तमीज़ ने इसके साथ क्या किया, तराइन नामक स्थान पर लड़ाया था। यही टीआर में पूछा था कि कहाँ पे कुवाचा को हराया था, तो तराइन नामक स्थान पे। कब, 1215-16 में, तराइन के तीसरे युद्ध में। आखिर में कुवाचा भागकर सिंधु नदी में क्या किया, आत्महत्या कर लिया। तो कुवाचा भागकर सिंधु नदी में क्या किया, जब हार गया तो आत्महत्या कर दिया। अब आता है यल्दौज। यल्दौज ने बदायूं के किला, यल्दौज को क्या किया था, बदायूं के किला में इसको कैद करके इसको फांसी दे दिया। इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि ऐबक ने गजनी साम्राज्य से दिल्ली सल्तनत की रक्षा किया, तो वहीं तमीज़ ने यह प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, किसको फांसी दे के मारा था, यल्दौज को, तमीज़। किसको तराइन के युद्ध में हराया था, तो कुवाचा को 1215-16 में तृतीय युद्ध में। किसको जो है डुबा के मारा था, जब हराया तो उसको फिर डुबा के भी माराया सिंधु नदी में, डूब के भी मारा कुवाचा। अब जो है तमीज़ का जो विवाह है वह खुद विवाह किससे किया था, यल्दौज के पुत्र से, और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से। ठीक है। तमीज़ का ये तमीज़ ने किया था, वो किया था। सिंधु नदी में डुबाकर आत्महत्या किसने किया, ये वाला लाइन छोड़ दो, कन्फ्यूजन होगा। वैवाहिक संबंध पीछे बता दिए हैं। सिंधु नदी में डुबाकर आत्महत्या किसने किया, तो कुवाचा। कैसे याद रखोगे, तो कुवाचा बचा नहीं, ना ही तराइन के युद्ध में, ना ही सिंधु नदी में। ऐसे अब आते हैं यहाँ पे कुछ और सवाल के बारे में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यहाँ पे कुछ और सवाल के बारे में। यहाँ पे ये पूछता है कि तुर्कान चालगानी ये क्या था, तो 40 अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क सरदारों का संगठन था। एक तो गुलाम तुर्क सरदारों का संगठन था, स्वतंत्र नहीं, यहीं पे ऑप्शन पास आता है, स्वतंत्र नहीं, गुलाम तुर्क। उसके बाद तमीज़ के बाद कौन शासक बना था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना था कुछ समय के लिए, जिसके खिलाफ रजिया ने लाल वस्त्र पहन के न्याय का मांग किया था। मामलिक का मतलब क्या होता है, तो जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान है उसको मामलिक बोला जाता है। इल्बरी तुर्क जनजाति का नहीं था, आपको याद रखो। इसमें से एक सवाल पूछेगा कि कौन इसमें से इल्बरी तुर्क जनजाति का नहीं था, तो कुतुब ऐबक ये तुर्क जनजाति का था, लेकिन इल्बरी तुर्क जनजाति का नहीं था। ठीक है। इल्तुतमिश से बलबन तक जो होगा वही इल्बरी तुर्क जनजाति का होगा, बलबन से वो बलबनी वंश शुरू होगा। ठीक है। ऐबक के बारे में किसने बोला कि उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरान की उदारता और सुरक्षा का मिश्रण है, तो हबीबुल्लाह, प्रोफेसर हबीबुल्लाह है, वही ऐबक के बारे में बोला था ये सब बात। ठीक है, प्रोफेसर साहब। ऐबक के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, तो एक हसन निजामी जो ताजुल मासिर लिखा था, फ़क्र मुदब्बिर और मिन्हाजुस सिराज, नहीं मिन्हाजुस सिराज तमीज़ के समय नहीं है। ठीक है, ये दोनों रहता था, बहुत बार पूछा हुआ है। मिन्हाजुस सिराज जनरली तमीज़ के समय, ठीक है, रजिया ये सब के समय। ऐबक द्वारा बनाया गया इमारतों का कालक्रम। अब जो ऐबक जो इमारतें ये तीनों बनाया था, ये तो बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पे, राजस्थान में। यही पूछता है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार, ये तीनों ऐबक ने बनाया था, तमीज़ ने नहीं। पहला तो ये पॉइंट क्लियर, लेकिन किसको कैसे बनाया ये समझने के लिए आता है MJM। पहले मस्जिद, फिर झोपड़ा, फिर मीनार। मस्जिद, पहले मस्जिद बनेगा, फिर झोपड़ा, फिर मीनार। तमीज़ को दास्ता से मुक्त किसने किया था, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बगदाद के खलीफा या ऐबक ने, नहीं ऐबक ने। ऐबक का दास्ता, तो इसको यही मुक्त करेगा। हाँ, बगदाद के खलीफा से ये सुल्तान का पद लिया था, कब, 1229 में। तो यही सवाल पूछता है कि तमीज़ ने खलीफा द्वारा सुल्तान का कब प्राप्ति की है। टीआरई में भी पूछा है। वो सुल्तान कौन था, अल मुतस्सिर बिल्लाह द्वारा, 1229, 29 से 30 मारा, 27 नहीं 29। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना यहाँ पे कि ऐबक को कब दास्ता से मुक्ति हुआ, तो उसके राजरोहण के 2 साल बाद, 1208। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कि तमीज़ निसंदेह गुलाम वंश का
वास्तविक संस्थापक था। ये बात कौन बोला कि तमिश गुलाम वंश का वास्तविक ये शासक था? तो ईश्वर प्रसाद दास। तो ई इसको ईश्वर माना, ई इसको ईश्वर माना। रजिया की असफलता का प्रधान कारण क्या था? अगर ये सवाल पूछे तो तुर्क गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा। ये लोग इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। अब आते हैं सेकंड पेज पे। ठीक है। तमिश के दरबार में किस विद्वान को संरक्षण प्राप्त था? तो एक तो मिन्हाज सिराज, एक मलिक ताजुद्दीन। मिन्हाज सिराज तो पता ही है, ये तमिश से लेके और शायद बलबन तक का बारे में लिखता है। एक मलिक ताजुद्दीन। तमिश अपने विरोधियों से निपटने हेतु किस नीति का सहारा लिया? विवाह का नहीं, विवाह का सहारा लिया था, आपको याद रखे, ऐबक ने 3 जगह विवाह फिक्स किया था। शक्ति और संधि का, या तो शक्ति पे किया या फिर संधि किया। टकसाल पर सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित लिखने का परंपरा सबसे पहले किसने चलाया था? तो तमीज ने चलाया था, क्योंकि यही पहला शासक है जो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। चांदी का तांका, तांबा का चांदी का कैसे चलाया था शुद्ध अरबी? देखो हम बता रहे हैं कि इल्तुतमिश चलाया था क्या, एक तो चांदी का और प्लस एक तांबा का। जो चांदी का चलाया उसको बोला टंका, और जो तांबल का था उसको बोला जीतल। दूसरी तरफ जो शेरशाह था वो भी चलाया था चांदी का सिक्का, जिसको बोला गया रुपया, और रुपया बोला गया, और तांबा का था उसको क्या बोला गया? दाम। ठीक है। और जो 1 रुपया है वो 178 ग्राम था। यहाँ पे ये सवाल पूछेगा, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, जबकि शेरशाह सूरी चांदी का रुपया जो 178 ग्राम का था, और तांबा का दाम। ठीक है, तो ये कहानी याद रखेंगे। तमीज के समय ही मंगोल सबसे पहले 1221 में चंगेज का, याद रखेंगे, आपको ये पॉइंट है कि तमीज के समय ही मंगोल सबसे पहले 1221 में जो चंगेज खां है वो जलालु कब 1221 मतलब सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन मंगमर्दी का पीछा करते हुए आया और सिंधु नदी का पर बेड़ा बनाया। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी पर बेड़ा बनाया, इसको पार नहीं किया। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा, किस ख्वारिज़म शाह ने 1238 में रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की मांग की? मंगोल के खिलाफ सहायता की मांग रजिया से किसने किया था? तो मलिक कालू ने। इसे याद कराए थे, कालू ने, लेकिन इस कालू को पैसा देके वापस कर दिया, तो रजिया से भी बच गया मंगोल। अब यहाँ पे तमीज़ द्वारा किया गया विजय अभियान का क्रम हम यहाँ पे लिख दिए एक साथ। तमीज़ द्वारा कौन कौन सा विजय अभियान किया गया? तो सबसे पहले तो पता ही है, तराइन का युद्ध किया था 1215-16 में, जिसने कुबाचा को हराया था। उसके बाद बिहार और बंगाल का अभियान किया था 1225 से 1230 लगा, जिसमें 30 में फाइनली काम फिक्स कर दिया था इसका, अली मर्दान का। अली मर्दान वहाँ पे स्वतंत्र हुआ दिल्ली सल्तनत से। इसके बाद हिमाजुद्दीन एवज आया। अब इसके लिए क्या किया, अली मर्दान को मार के कौन आ गया? हिसामुद्दीन एवज आया। एवज भी बहुत खलनायक था। फिर तमीज़ भेजा मलिक गाजी को, फिर इख्तियारुद्दीन बल्ख आया, इख्तियारुद्दीन बल्ख। तो ऐसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद है रणथंबोर अभियान करता है 1226 में। फिर नागौर और मंडोर अभियान करता है 1227 में। फिर 1232 में बत्तीसी निकाला, मंगल सिंह को हरा के, रजिया के लिए मंगल देव को हरा के ग्वालियर अभियान किया। फिर भिलसा और उज्जैन अभियान किया 1234 में। मुल्तान और सिंध अभियान किया
1228 में नागादा जो क्षेत्रसेन थे उनसे लड़ता है, लेकिन क्षेत्रसेन नागादा में तमीज़ को हरा देता है। साथ ही अनिलवाड़ा में भी हार जाता है। वो कौन? तमीज़। तमीज़ का अंतिम अभियान है बमियान अभियान। उस समय वहाँ का शासक था मंगबरनी का जो उत्तराधिकारी था सैफुद्दीन हसन, वो था। फाइनली तमीज़ की मृत्यु दिल्ली में हो जाता है। अब एक सवाल है कि तमीज़ को विजय करने में किस संत ने सहयोग प्रदान किया? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया। तो 25, 26, 27, 28, 32 वाला डेट भी याद रहता है, 28 ही याद रहेगा। ये वाला हम लोग भूल जाते हैं कि किसने तमीज़ को हराया था। तो नागादा का क्षेत्रसेन अनिलवाड़ा। और ग्वालियर अभियान के समय वहाँ का राजा कौन था? मंगलदेव। ठीक है, ये कहानी इतना याद रहता है। बमियान के समय सैफुद्दीन हसन था। अंतिम अभियान है। अब यहाँ पे किसने रजिया को सिंहासन पर बैठते समय विरोध किया? रजिया जब सिंहासन पर बैठी तो उस समय रजिया का विरोध किया था। किसने किया था? तो उसी का वजीर था उस समय, जुनैदी ऐसे याद कर सकते हो। जुनून में आया कि हम महिला के अंदर नहीं बनेंगे वजीर। बलबन ने कहा कि राज्यपालों को दासों के प्रति क्रूरता के लिए दंड दिया। बलबन ने बहुत सारा दंड अलग अलग प्रकार से दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ के राज्यपाल को दास के साथ अव्यवहार करने के लिए, बुरा व्यवहार करने के लिए दंड दिया था। एक अवध का राज्यपाल था, एक बदायूं का राज्यपाल था। इस दोनों को किसके समय मेवातियों का विद्रोह हुआ? तो मेवातियों का विद्रोह हम लोग जानते हैं कि मेवाती मतलब राजपूत क्षेत्र। ये विद्रोह हुआ था बलबन के समय, मेवातियों का विद्रोह हुआ। अब बलबन इसको कैसे दबाया ये भी पूछता है। तो ये भी पूछता है कि रक्त और लोह की नीति किसके खिलाफ अपनाया गया था? तो मेवाती और राजपूत के विरुद्ध। बलबन इसको दबाया कैसे कि कटेहर नाम का जगह था आधुनिक रुहेलखंड में। बलबन यहाँ के जंगल को साफ कर दिया। अब विद्रोही ग्रामीणों को वहाँ का नष्ट कर दिया। अब पुरुष और महिला को गुलाम बना आदेश दिया और जमींदार से निपटने के लिए वहाँ पे सड़क और चौकी का स्थापना किया। एक तो जंगल कटवा रहा है, सड़क और चौकी का स्थापना करा रहा है, ये सब करा रहा है। अब यहाँ पे मुक्ति का कर्तव्य ये तो हम पढ़ा दिए हैं शायद। यहाँ पे यही है, तुर्काने चहलगानी का गठन किसके लिए किया गया था? तो 40 तुर्क अमीर समूह के लिए, 40 तुर्क अमीर समूह के लिए, विश्वसनीय दासों समूह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, फंस सकता है। एक तो इसमें योद्धा समूह नहीं हो जाएगा, सेनापति नहीं, इस दोनों में फंसेगा। 40 विश्वसनीय दासों समूह या 40 तुर्क अमीर समूह, इसको चेक करना होगा आंसर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन आंसर ज़्यादा एक्यूरेट ये सही है। हम लोग क्या लिखा है? 40 तुर्क अमीर समूह। तो जो इनका विश्वसनीय तुर्क था ना, तुर्क अमीर कुलीन समूह, वही शामिल था इसमें। सर ये कैसे हो सकता है? तो जो दास थे, विश्वसनीय दास था जो तमीज़ का, वही बाद में तुर्क अमीर बन गया तमीज़ के समय। यही बाद में ट्रांसफ़र होके, चेंज होके अपने रूप को क्या बन गया? तुर्क अमीर बन गया। इस कारण हम लोग इसको आंसर मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और खिलजी वंश से संबंधित। अब खिलजी में घुस गए हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा है, चाचा के विरोध में किस मंगोल ने आक्रमण किया? मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी के समय किस मंगोल ने विद्रोह किया था? तो 1292 में हलाकू का पोता जो अब्दुल्ला ने किया था। अब्दुल्ला ने वो इतना 1.5 लाख घोड़ा के साथ दिल्ली पे आक्रमण किया था। अब बलबन की जो सीमा रेखा थी, ये तबर हिंदा, सुनाम आदि के निकट जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित किया था। ठीक है, तो अब अब्दुल्ला ने किया था। किसने किया था? अब्दुल्ला। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तमीज़ को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग करने वाला संदेश भेजा? कौन भेजा था? जलालुद्दीन मंगबरनी भेजा था, जब 1221 में पहली बार चंगेज खाया था, लेकिन वो माना कर दिया था। इल्तुतमिश ने किस
शासक को हराया था, तमीज़ ने आराम शाह को हराया था जूट के मैदान के युद्ध में, ठीक है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कौन हटाएगा? रजिया। अच्छा, तमीज़ और एवज का युद्ध। तमीज़ और एवज की क्या कहानी है ये जरा देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल कहाँ से पूछेगा। देखो, इल्तुतमिश का नाम एवज से कब जुड़ता है पता है? बंगाल अभियान के दौरान 1225 में। ये जो एवज है, ये एवज क्या करता है? अली मर्दान। अली मर्दान की जगह कौन आ जाता है? एवज आ जाता है। और ये अपने आप को स्वतंत्र मान बैठता है एवज। और क्या करता है? ये जो एवज है अली मर्दान को हराकर बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापना करता है एवज। और ये क्या करता है कि उपाधि वगैरह लेता है, सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि लेगा और स्वतंत्र बन जाता है दिल्ली सल्तनत से। उसके बाद क्या करता है कि तमीज़ इसको एवज को हरा देता है। हराएगा कैसे? तो दो दो बार हराएगा। फाइनली क्या करता है? एवज को हराने के लिए अंतिम दमन कैसे करता है? तो जो तमीज़ है अपना बेटा नासरुद्दीन, जो मोहम्मद जो सबसे प्रमुख बेटा है, उसको भेजता है। इसको भेजता है। अब ये क्या करता है? मार डालेगा इसको, एवज को। अब फाइनली 1230 में एवज को हरा के बंगाल भी किसके नियंत्रण में आ जाएगा? किसका एकता बन जाएगा? दिल्ली सल्तनत का। तो यही सवाल था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तमीज़ को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की? तो हो ही गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तमीज़ ने किस शासक को हराया था? ये यार हो ही गया ये। अब खिलजी वंश से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है छूट गया हुआ है, पहले उसको कवर करते हैं हम लोग। यहाँ पर है जलालुद्दीन खिलजी आता है सबसे पहले। एक सेकेंड, हाँ, चाचा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चाचा को सबसे पहले कौन सा पद मिला था, किसके समय? खुसरोबाद के समय। कौन सा पद? सरे जहांदार, शाही अंगरक्षक का पद। आमिर आकुर नहीं, शाही अंगरक्षक, सरे जहांदार। क्यों? क्योंकि वो 3 साल का बेटा था तो उसी का शाही अंगरक्षक बना हुआ था ये चाचा, ठीक है। अब फिर दूसरा बात आपको याद रखना है कि जब मंगोल आक्रमण से सुरक्षा किया तब कैकुबाद क्या किया था? इनको समाना से बुलाया था। इनको 2 चीज़ दिया, 3 चीज़ किया। एक था आरिजे मुमालिक सैन्य मंत्री बनाया, शाइस्ता खान की उपाधि दिया, अब बरन का राज्यपाल बनाया। टोटल जो है चाचा को बलबन के बेटा कैकुबाद के समय 4 वो फायदा हुआ। सबसे पहले तो इसको सरे जहांदार का पद दिया गया ताकि उसके बेटा का 3 वर्ष के बेटा का रक्षा करे, यानी शाही अंगरक्षक वाला पद। बलबन दिया था, सॉरी कौन दिया था? बलबन दिया था, सॉरी। इनको समाना पंजाब का गवर्नर बनाया था। शुरुआत में बलबन ये दोनों काम दिया था इनको। उसके बाद मंगोल से सुरक्षा के लिए कैकुबाद क्या करता है? समाना से बुलाता है। इनको आरिजी मुमालिक सैन्य मंत्री का पद दिया था चाचा को, सेना मंत्री बनाया, शाइस्ता खान और बरन का राज्यपाल बनाया। तो पहले समाना का राज्यपाल था, अब बरन का राज्यपाल बन गया। पहले सरे जहांदार था, अब आरिजे मुमालिक बन गया। अब इनको शाइस्ता खां की भी उपाधि मिला। तो ये याद रहेगा, याद होना ही चाहिए। अब उसके बाद है यहाँ पे बिहार के किस प्रशासक ने बलबन को 63 हाथियों को उपहार भेजा था? अब ये तातार खां, क्या नाम है? तातार खां, तातार खां। तातार इसका भतार लगता था कि 63 हाथी दिया, ऐसे याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे किस शासक ने हाथी से कुचलवाया था? अगर ये सवाल पूछे हाथी से कुचलवाने वाला शासक कौन था, तो हाथी से कुचलवाने वाला शासक कौन है? चाचा ही है, निर्दयी चाचा, जिसका मौत निर्दयी तरीके से होगा, ठीक है। याद रखो, ईरानी फ़कीर सिद्दी मौलिया को भी ये मरवा दिया था चाचा। और उनके अनुयायी और बेटे जो अरकली खां था, अपने उसका बेटा था अरकली खां, ये तो उसको भी क्या किया था? बेटे अरकली खां को कुचलवाया था चाचा ने हाथी से। तो हाथी वाला घटना याद रहेगा। अब
अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ जो फैक्ट हैं एक से उस पर देख ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे कमजोरी होता है कहाँ पे कि पहले याद रख करते हैं शाहनाई मंडी बाजार अधीक्षक, जिसको मलिक काबुल, दीवानी रियासत बाजार नियंत्रक था, जो मापतल का प्रमुख था, और मलिक याकित बरीद मुमालिक बाजार निरीक्षक, गुप्तचर बरीद मोहनिया व्यक्तिगत इस सब बाजार में शामिल था। प्रवेश परमिट मुहानिया भी शामिल था। मुहानिया मतलब व्यक्तिगत जो करता था, गुप्तचर मुहानिया मुहनिया, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि शाहनाई मंडी का प्रमुख कौन था। अगर ये सवाल आ जाए उसमें बच्चा फंसता है मलिक यकृत था कि मलिक काबुल कि मलिक याकूत। याकूत तो नहीं हुआ, याकूत रजिया के समय बना, ठीक है, यकृत होगा या कबूल होगा शाहनाई मंडी। तो ध्यान से सुनो, शाहनाई मंडी का प्रमुख होगा कबूल। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मंडी में सबके सामने बोली कबूल, मंडी में सभी के सामने बोली कबूल, ठीक है। मलिक यकीरत कौन था? तो दीवाने रियासत। इतना छोटा छोटा माइन्यूट पिक डिटेलिंग सवाल ही पूछ सकता है टीआरई में, ठीक है। रणथंबोर अभियान पे आते हैं हम लोग। रणथंबोर अभियान कब हुआ था? 1301 में। कब हुआ था? 1301 में। इसी के समय 1301 में रणथंबोर अभियान हुआ था, एक के समय। अभी आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें किस लिए हुआ था ये कारण पूछता है। तो गुजरात विजय किया था, उसको अस्थायी बनाने के लिए हुआ था, तो ये कारण है। तो यहाँ पे यही सवाल है, रणथंबोर अभियान किस कारण से किया गया था? तो गुजरात विजय को अस्थायी बनाने के लिए, राजस्थान मालवा पे नियंत्रण करने के लिए। यहाँ पे इसका जो शासक था हमीर देव था, ठीक है। अपनी योग्यता और साहस के लिए प्रसिद्ध था, विद्रोही मंगोली नेता। और एक कारण है कि विद्रोही मंगोल नेता जो था वो मोहम्मद शाह और केहब, विद्रोही मंगोल नेता को शरण दिया हुआ था ये हमीर देव, तो इस कारण भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें अमीर देव के रणथंबोर अभियान में नुसरत खां और उल्गू खां को भेजा, जिसमें उल्गू खां मारा गया तो स्वयं अलाउद्दीन आया। इसमें रानी रंगभेद जौहर के रंगभेद। इसमें क्या क्या सवाल पूछेगा? सबसे पहले तो रणथंबोर अभियान एक के समय किस लिए हुआ? तो विद्रोही मंगोल नेता जो था मोहम्मद शाह और केहब को शरण दिए थे। उसके बाद किस अभियान में जो उल्गू खां मारा गया था? तो रणथंबोर अभियान में, रण के मैदान में मारा गया। उसके बाद कौन जौहर की थी? तो रानी रंगदेव, ठीक है। उसके बाद है मथुरा अभियान 1304 में करता है। इसमें अंगपाल के वंशज कांटोई जातों का गढ़। 1305 में फिर मालवा अभियान करता है। शासक कौन यहाँ पे? महलक देव। ये पूछ सकता है मालवा अभियान के समय जब एक किया तो शासक कौन था? महलक देव। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी, क्योंकि शुरुआत में जितने उत्तर भारत में हो रहा था कौन कर रहा था? एक तो नुसरत खां, एक उल्गू खां। उल्गू खां तो बेचारा मर गया, किस में? रणथंबोर अभियान में, जो 1301 में हुआ था। लेकिन नुसरत खां बचा था, लेकिन वो पूरा हो गया था। आइन उल मुल्क मुल्तानी, ये मालवा विजय किया था। आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण, ये तो पता ही सबसे अधिक हुआ था, ठीक है। इसका कारण क्या था? एक तो जलालुद्दीन की हत्या कर दिया था अलाउद्दीन, और दूसरा मंगोल का दिल्ली में, ये जो मंगोल को दिल्ली में बसाया था जलालुद्दीन चाचा, उन्हीं का हत्या कर दिया, इसी कारण हुआ। भाग लिया उल्गू खां और जफर खां, जिसमें जफर खां मारा जाता है। तो यहाँ पे दो सवाल, उल्गू खां कब मारा जाता है? रणथंबोर अभियान में।
जफर खां कब मारा जाता है? तो मंगोल आक्रमण में। ठीक है। अब इसका उपाय कैसे किया एक ने? तो सीमावर्ती दिल्ली और नए किलों का निर्माण किया, जैसे सिरी दुर्ग का निर्माण किया। योग और कुशल अधिकारियों को अपने अधीन लाया। रक्त और तलवार की नीति अपनाया, विस्तारवादी नीति। अब यहाँ पे 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ। पहला जो है 1297 में ट्रांस अक्सानिया के शासक दावा खां के सेनापति जो कादिर खां थे उसने किया। ठीक है। पहली बार जो हुआ 1297 में, वो ट्रांस अक्सानिया के सेनापति जो दावा खां है उसका सेनापति कादिर खां ने किया। फिर सल्दी का आक्रमण हुआ, फिर कुतलुक ख्वाजा का हुआ, फिर तरगी का हुआ, फिर अली बेग अतरकात का हुआ, और ताइबू और इकबाल मंदा का हुआ। ये याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। फिलहाल इसको हम लोग होल्ड करते हैं, मंगोल आक्रमण में फिर से इस नाम के ऊपर आएंगे। ठीक है। अब एक बार बेटा आपको खिलजी शासकों का नाम याद करा दे रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन आया खिलजी, फिर उमर। क्या आया? उमर बढ़ गया। जब ये दोनों उमर बढ़ गया उमर खिलजी की, फिर क्या हो गया? मुबारक हो। उमर बढ़ गया तो मुबारक खिलजी, फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अंतिम भारतीय मुसलमान शासक या प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान। यहाँ से शिहाबुद्दीन उमर से क्या सवाल पूछता है कि इसका संरक्षक कौन था? मलिक काफूर था। कैसे याद होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी का जब मृत्यु हो गया, मलिक काफूर जिंदा था, जो कि हाई पोस्ट पे ताकतवर पद पे था। ऐसे याद रखेंगे। एक सवाल ये भी पूछता है, नुसरत खां को गुजरात विजय अभियान के दौरान नुसरत खां ही मलिक काफूर को खरीदा था, गुजरात विजय अभियान के दौरान। अब कुतुब खां, कुतुब खां को एक सेकेंड, कुतुबुद्दीन खां किसका नाम है? मुबारक शाह खिलजी का। मलिक काफूर क्या करता है कि शिहाबुद्दीन उमर का जो एक छोटा उम्र का बच्चा था, ये देखो शिहाबुद्दीन उमर है, इसका उम्र में बहुत छोटा था, छोटा बच्चा था, इसका मलिक काफूर क्या कर दिया? हत्या। और बन कौन गया राजा? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी बहुत तेज था, लगता है बुड़बक नहीं, ये मलिक काफूर की ही हत्या कर दिया। ये सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी का हत्या किया, फिर शिहाबुद्दीन उमर का हत्या किया, अब हम इसी की हत्या कर देंगे। तो केवल 35 दिनों तक ही राजा बन सका शिहाबुद्दीन उमर। और ठीक है, हत्या करके फिर ये स्वयं सुल्तान बन गया, कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, पूरा नाम ये है कुतुबुद्दीन। ये योग पिता का अयोग्य पुत्र था। ये प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, पगला शासक। इसने क्या क्या उपाधि लिया था ये पूछ सकता है। एक तो खलीफात उल उल्ला, अल इमाम उल इमाम, अल विलासिक बिल्ला, याद रखना, अल विलासिक बिल्ला, खलीफात उल उल्ला, अल इमाम इल इमाम। फिर यहाँ पे जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इसको पंगा था, क्योंकि भाई ये तो खुद को खलीफा समझ रहा है। यहाँ पर क्या है, फिर वजीर और मलिक नायब। देखो क्या होता था कि सुल्तान के बाद 2 पद होता था, एक वजीर फिर उसके बाद नायब। सुल्तान तो ये खुद है, खलीफा भी खुद माना अपने आप को, मलिक खिलजी। अब ये वजीर और नायब पद एक ही आदमी को दे दिया। वो कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो अगला शासक बनने वाला था। यही गलती करता है, एक ही आदमी को इतना शक्ति देगा कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह ही इसको अब मार देगा। किसको? मुबारक खिलजी को। यहाँ पे सवाल पूछता है कि वह कौन आदमी था जिससे मुबारक खिलजी ने वजीर और मलिक नायब एक साथ ही बना दिया। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह कौन है? वही अंतिम शासक है, यही आगे धोखाबाज बनेगा। ये धर्म परिवर्तित मुसलमान है, यानी कि पहले हिंदू था, हिंदू से ये मुसलमान बना। तो चलो अच्छा काम किया नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो यहाँ पे यही सवाल पूछता है कि
ठीक है, किस एक आदमी को उमर बना दिया था, नायब और वजीर। फिर अलाइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा विजय प्राप्त की, तो अब क्या एक अलग कहानी है। जब अलाइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा विजय किया ना, तो वहाँ से दो भाई को लाया, एक मुबारक हसन, एक हिसामुद्दीन। अब हिसामुद्दीन को दास के रूप में दिल्ली लाया था। अब क्या होता है कि जो नासिरुद्दीन खुसरो खां है, ये भी पगला है। ये मुबारक ईसा पे हसन पे बहुत क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और इसी के बारे में बर्नी बोलता है कि वह कभी कभी उसके प्यार में नग्न होकर दरबारियों के बीच नाचता था। कौन? नासिरुद्दीन खुसरो, पागल जैसा करता था हरकत। ठीक है, तो ये नासिरुद्दीन खुसरो का सवाल हो गया। फिलहाल यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। और ये नग्न वाला किसके खिलाफ है? नासिरुद्दीन खुसरो के साथ। धर्म प्रवर्तित मुसलमान कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो सा। अब देख लिया धोखाबाज कैसे राजा बन गया, सुल्तान की उपाधि ग्रहण किया। अब अगर यहाँ पे नासिरुद्दीन खुसरो सा, ये अपने नाम का खुतबा और सिक्का चलाया, सब काम करेगा। उपाधि पैगंबर का सेनापति, स्वयं को खलीफा नहीं, पैगंबर का सेनापति बोला इस, ठीक है। निजामुद्दीन एक स्टेप और चला गया, ये खलीफा से भी ऊपर पैगंबर का सेनापति। निजामुद्दीन औलिया को ये बहुत सारा धन दिया था, ठीक है। खिलजी अमीरों की हत्या किया। गाजी मलिक और अमीरों अत्याचार के विरुद्ध विरोध कर ये दीपालपुर का राज्यपाल और सीमा रक्षक। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी भी फील्डिंग सेट कौन कर देगा? जो दीपालपुर का राज्यपाल किसको बनाता है? सीमा रक्षक गाजी मलिक, यानी कि जीएसटी को बनाता है। अब यही जीएसटी इसका फील्डिंग सेट कर देगा, ठीक है। और आपको याद रखना, पूछे धर्म परिवर्तित मुसलमान कौन है, तो यही खुसरो शाह है। और यही खुसरो शाह को कौन नायब और वजीर का पद दिया था? तो वही इसके पहले उमर, शिहाबुद्दीन उमर ने दिया था, ठीक है। याद रहेगा इतना। अब तुगलक अब आते हैं, अब बच्चों हम लोग आते हैं खिलजी नोट्स पे। क्या पर आते हैं? खिलजी नोट्स पे। खिलजी नोट्स पे खिलजी वंश, ठीक है। ये खिलजी क्या थे? तुर्क लोग थे। खिलजी क्या थे? तुर्क लोग थे। अब इसका कब राज्याभिषेक हुआ? 1290 यूपी में। कैसे याद कर रहे थे? 90 से T20 तक, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, ये शासक बनने से पहले इसका जो आरंभिक जीवन वो क्या था? तो ये बुलंदशहर का इक़्तिदार था। कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का इक़्तिदार था। ये किसकी हत्या किया? कैमूर्स की हत्या किया। ये 70 साल में राजा बना था, ठीक है ना। बुरा आदमी था, कैमूर्स का संरक्षक था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का बलबन के, लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बलबन के महल में हुआ था। ये भी पूछता है क्या खुसरोबाद के महल में हुआ था कि बलबन के महल में? तो बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। क्वालिटी वाला जगह में होगा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो कैक्यूबाद के किलखोड़ी किला में। एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो कैक्यूबाद के किलखोड़ी किला में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो क्वालिटी वाला आदमी था, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी का राजरोहन कहाँ होगा? तो बलबन के लाल महल में। ऐसे याद रखो, ठीक है। और अपना राजधानी किसको बनाया? किलखोड़ी को, जहाँ पे इसका राजरोहन हुआ था। किलखोड़ी याद रहेगा, किलखोड़ी। अब यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत में पहली बार दक्षिण भारत का अभियान किसने भेजा था? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वो कौन सा अभियान है? तो देवगिरी अभियान है, पहला दक्षिण भारत का अभियान। किसके नेतृत्व में हुआ? किसने किया? कब हुआ? 1296। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अब यहाँ पे आते कुछ और पॉइंट। एक सेकेंड बच्चों। अब यहाँ पे सवाल अगर आपसे पूछें कि कैक्यूबाद ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था जिसने गुलाम वंश का पतन कर नवीन राजवंश का स्थापना किया? तो कैक्यूबाद का सेनापति कौन था? तो वो जलालुद्दीन खिलजी था। इसको 2 पद दिया था, आरिजी मुमालिक, बरन का राज्यपाल बनाया शमाना से, और शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था। याद रहेगा। खिलजी क्रांति क्या है? तो खिलजी क्रांति के बारे में कौन बोलता है? आरपी त्रिपाठी और हबीब उल्ला। आरपी त्रिपाठी का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। इसी के समय होता
इसमें क्या होता है कि शासन प्रशासन में तुर्क का एक अधिकार था वो समाप्त हो गया। अब गैर तुर्क भी अपनी योग्यता और प्रतीक्षा के बल पर भागीदारी निभाने लगे। बलबन का राजस्व सिद्धांत पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब राजा कुलीन वर्ग से नहीं अपितु सामान्य आदमी से भी बन सकता था। धर्म के आधार पर सत्ता नहीं प्राप्त की। सुल्तान अब खिल्लत प्राप्त नहीं करता। ये भी बात है, ये वाला पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है। सुल्तान को अब खिल्लत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को खिलजी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, अब आती है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय अभियान। अलाउद्दीन है कि जलालुद्दीन है भाई? जलाउद्दीन खिलजी के समय अभियान। पहला तो रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान पहला हुआ था। अच्छा, 1291 में। इसमें किसको हराया? हमीर देव को। याद है ये 1291 में किसके समय रणथंबोर अभियान कर रहा है? इस समय रणथंबोर अभियान किया था 1291 में। इस समय इसका सहायता कौन किया था? जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना, ठीक है ना। हमीर देव रणथंबोर में था। भिलसा का लूट किया 1292 में। जलालुद्दीन की स्वीकृति से अलाउद्दीन ने मालवा और भिलसा के सर पर आक्रमण कर धन लूटा। फिर देवगिरी का प्रथम अभियान 1296 में। ठीक है, अलाउद्दीन ने सुल्तान को बिना बताए नुसरत खां के साथ, इसमें हेल्प किसका लिया था? नुसरत खां के साथ देवगिरी पे आक्रमण कर दिया और रामचंद्र देव को पराजित किया और अलीचपुर से राजस्व प्राप्त किया। राजस्व कहाँ से प्राप्त किया? अलीचपुर से। राजा कौन था? रामचंद्र देव। कब हुआ? 96 में। किसकी सहायता ली अलाउद्दीन ने? तो नुसरत खां। अभी जितना याद कराए हैं, रणथंबोर अभियान, भिलसा अभियान, देवगिरी अभियान, इसका ट्रिक यहाँ पे लिख दिए, रवि देवरा। रवि देवरा, रवि देवरा। अब बताओ बच्चों, ये र से क्या है? रणथंबोर अभियान 1291। हमीर देव। बी से भिलसा की लूट 1292। देवरा से देवगिरी अभियान 1296। सिंपल, क्लियर है कि नहीं? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, इस पे आते हैं। इसका नाम क्या था? अली गुरसाह। इसका एक और नाम था जूना खान। अली गुरसाह तो मुख्य नाम था, एक जूना खान भी। सूबेदार कहाँ का था? कर और मानिकपुर का। चाचा कहाँ का था? तो पहले समाना का मिला हुआ था उनको बलबन के समय, अब उनको बरन का मिल गया था। उपाधि कौन है? सिकंदर सानी, आमिर उल मोमिन या यामीन। इंपॉर्टेंट है, आमिर उल मोमिन या यामीन। जागीरदारी का? करम मानिकपुर अवध का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन कौन था? तो उल्गू खां था, नुसरत खां था, मलिक कफूर था और जफर खां था। दोनों उत्तर भारत में यही होगा। दक्षिण भारत में मलिक कफूर करेगा। मंगोल के समय जफर खां प्रमुख भूमिका निभाता है, जो मर जाता है। ये कब मरता है? तो ये उल्गू खां मरता है शायद रणथंबोर अभियान में। रणथंबोर अभियान के रन में ही उल्गू खां मर जाता है। ठीक है, उल्लू बन के। इकता प्रथा समाप्त किसने किया? तो इसी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठन किसने किया था? तो बलबन ने बल से पुनर्गठन किया। कैसे? ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्ति करके। याद है? अलाउद्दीन 3 प्रकार का कर लगाया था। खराज यानी कि भू राजस्व, जो 1/2 यानी कि 50% था। खुम्स लूट का माल, ये अपने पास कितना रखा? 4/5। और लोगों को कितना दिया? 80% अपने पास रखा। 80% मतलब कितना होता है? 80% मतलब 100 का 80% 4/5 हुआ ना, तो 4/5 लिखो, अपने पास रखा और जजिया लगाया। ठीक है, खूब खराज जजिया। फिर यहाँ पे सवाल आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के व्यापारियों को अग्रिम धनराशि प्रदान की ताकि अपने ही दिल्ली में सामान बेचें। अब ये भी सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर किस शासक ने कहाँ के व्यापारी को अग्रिम धनराशि प्रदान की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के व्यापारी को धनराशि प्रदान की ताकि वो अपने सामान दिल्ली के आसपास में बेचे। अब यहाँ पे बच्चों अलाउद्दीन की किस सफलता से खुश होकर
जलालुद्दीन ने उसे करा और मानिकपुर का सूबेदारी दिया था। अलाउद्दीन की किस सफलता से खुश होकर करा और मानिकपुर को उपाधि दिया? तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया रहेगा, एक तो देवगिरी अभियान से खुश होकर दिया था या फिर मलिक छज्जू का विद्रोह दबाने के लिए। मलिक छज्जू उसका बेटा ही था तो उसका विद्रोह दबाने के लिए दिया था, ना कि देवगिरी का अभियान। जब देवगिरी का अभियान किया था तो वो ऑलरेडी क्या था, करा और मानिकपुर का सूबेदार था। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ विद्रोह, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके समय किसका किसका विद्रोह हुआ। तो इसका ट्रिक है अलाउद्दीन अक्कत मुसलमान हाजी। अलाउद्दीन अक्कत मुसलमान हाजी, बोलो अलाउद्दीन अक्कत मुसलमान हाजी। अक्कत खां का विद्रोह, ठीक है, अक्कत खां का विद्रोह। अक्कत खां कौन था? तो सुल्तान को मारकर खुद सुल्तान बनना चाहता था अक्कत खां। अब बताओ, अक्कत खां को इतना भी अकल नहीं है कि इतना बुरवा शासक जो इतना तेज है उसको मार के ही सुल्तान बनना चाहता था अक्कत खां। ये भी पूछता है कौन सुल्तान बनना चाहता था इसके समय, अक्कत खां। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, नवीन मुसलमानों का विद्रोह इसी के समय हुआ है। गुजरात विजय के बाद जो लूट का धन हुआ बंटवारे को लेकर आया तो नुसरत खां के खिलाफ विद्रोह हो गया इसमें, ठीक है, नवीन मुसलमानों का विद्रोह। अच्छा ये सॉरी अलाउद्दीन है यार, वही तो करे, अक्कत खां अलाउद्दीन के समय विद्रोह कर रहा, बताइए। जो ये तो हुआ था ना नुसरत खां के खिलाफ विद्रोह, क्योंकि 4/5 कौन रख लिया था, खुद अलाउद्दीन रख लिया था। मलिक अमूर उमर और मंगू खां का विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो। एक है सिद्दी मौला, ये हाजी मौला। सिद्दी मौला का विद्रोह होगा और किसके समय, चाचा के समय। हाजी मौला का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह क्या हुआ कि जब शासक रणथंभौर अभियान में थे तब हाजी मौला दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था और इल्तुतमिश के वंशज अलावी को सुल्तान घोषित करना चाहता था। अब यहाँ पे देखो, 2 बार अलाउद्दीन को सुल्तान से हटाने के लिए प्रयास हुआ था, एक तो अक्कत खां कर रहा है, एक हाजी मौला भी कर रहा है रणथंभौर अभियान के समय। और किसको बनाना चाहता था, अलावी को। इसी का यहाँ पे ट्रिक बनाया है अलाउद्दीन अक्कत मुसलमान हाजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किसका, अक्कत खां का विद्रोह, नवीन मुसलमान का विद्रोह, धान का युद्ध लेकर हाजी मौला का विद्रोह, ये जो अलावी को बनाना चाहता था। और इस विद्रोह को इतना जब हो रहा है विद्रोह तो अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किया। एक तो गुप्तचर विवाह का स्थापना किया, मद निषेध पर रोक किया, वैवाहिक संबंध पर रोक किया आपस में, और जमींदारी छीन लिया। उसके बाद क्या है कि खिलजी, खिलजी क्या है, खुद पर मुकद्दम का अधिकार छीन लिया था, याद रखेंगे। खिलजी खुद मुकद्दम का अधिकार छीन लिया था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन जीएसटी उसका उल्टा काम किया था, खुद मुकद्दम का अधिकार को वापस कर दिया था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों कि जलालुद्दीन खिलजी के समय कि चाचा के समय किसका किसका विद्रोह हुआ था, तो हम एक ही साथ लिख दिए ऊपर नीचे, हम लोग एक ही साथ ऊपर नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जलालुद्दीन खिलजी के समय किसका किसका विद्रोह हुआ चाचा के समय। एक तो किसली खां का हुआ, इसी को मलिक छज्जू बोलते, याद रखेंगे, मलिक छज्जू का विद्रोह। जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर ये मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण किया, सिक्का चलवाया, खुद का खुतबा पढ़ाया। मलिक छज्जू का विद्रोह शांत करने पर अलाउद्दीन खिलजी को करा मानिकपुर का सूबेदारी मिली। कितना इंपॉर्टेंट बात है, वैसे पहला सवाल यही पूछेगा कि किसली खां किसका नाम है, तो मलिक छज्जू का, याद रहेगा। ये मलिक छज्जू का विद्रोह कब हुआ, अलाउद्दीन के समय कि जलालुद्दीन के समय, तो जलालुद्दीन के समय। इसको शांत कौन किया, अलाउद्दीन, तभी इसको करा मानिकपुर का सूबेदारी मिला। और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्का चला खुतबा पढ़ाया, मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर, तो मलिक छज्जू। फिर सैफुद्दीन कुच्ची का भी विद्रोह हुआ। फिर सिद्दी मौला, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ, सिद्दी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ, हाजी मौला बाद में होता है, सिद्दी मौला का विद्रोह पहले होता है चाचा के समय। ये सिद्दी मौला क्या है, ईरानी संदगी, खुद को अपने आप को सुल्तान बनाना चाहता था तो सुल्तान मारा, ठीक है। सिद्दी मौला का घटना का वर्णन बर्नी ने भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। जहाँ जलालुद्दीन ने मंगोलों के प्रति सुलह कुल की नीति अपनाया था, तो वहीं अलाउद्दीन युद्ध और कूटनीति का नीति अपनाया था। बिल्कुल सही बात है, मंगोल को बसाया था ना चाचा, लेकिन ये
अलाउद्दीन के समय देखते हो 6 बार आक्रमण हो जाता है। तो आपको याद रखना है किसली खां, हाजी मौला, मलिक छज्जू, सैफुद्दीन कुची, ये सब का विद्रोह हुआ। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में कितना प्रकार का कर लगाया था? तो 3 प्रकार का कि 4 प्रकार का? 3 प्रकार का। खजिया, ये जजिया, जकात, खुम्स। ठीक है, याद रहेगा। खिलजी के समय कपड़ा बाजार का नाम क्या था? कपड़ा बाजार का नाम क्या था खिलजी के समय? सराय आदिल या सहनाई मंडी? तो सराय आदिल कपड़ा बाजार था। सहनाई मंडी क्या था? ये अनाज भंडार था। और सराय ए आदिल जो कपड़ा मंडी है, इसी का प्रमुख कौन था? मलिक कफूर। ऐसे बता देना कि ये, ठीक है। खिलजी के उस दरबारी कवि का नाम बताओ जिसने हसत विहस्त लिखा। हसत विहस्त लिखा। खुसरो ही ने लिखा था, अमीर खुसरो। हसत विहस्त, ये सवाल पूछा हुआ है। जीएसटी अलाउद्दीन खिलजी के समय किस जगह का राज्यपाल था? अभी अलाउद्दीन खिलजी के समय जीएसटी राज्यपाल था, सीरियल में पूछा हुआ है। दीपालपुर पंजाब। दीपालपुर पंजाब। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमा सुरक्षा रखने हेतु एक विशाल सेना नियुक्त किया? तो सीमा सुरक्षा रखने हेतु विशाल सेना नियुक्त किसने किया था? खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है? तो 96 से 1316। ये भी याद रखेंगे, 96 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल नियंत्रण प्रणाली कमज़ोर हो गया और मुबारक खिलजी के समय वस्तु का कीमत तेज़ी से बढ़ता गया। इस बढ़ते हुई कीमत का परिवर्तन का जिक्र किसने किया? आपको पता है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो उसकी जो बाजार पॉलिसी है उसको समाप्त कर देती है, जिसके कारण जो दाम है वो ऑटोमेटिकली राइज होने लगता है। इस बात का जिक्र किया है शेख मुबारक ने। फिर है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आएंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी लैंड रेवेन्यू सुधार। उसमें क्या है, इसका प्रमुख कथन बढ़नी का है। गरीब बनाम अमीर की संज्ञा। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व सुधार है तो इसके ऊपर अलग अलग कथन है। प्रमुख कथन बढ़नी का है कि ये गरीब बनाम अमीर का संज्ञा दिया। अमीर खुश हो कहा कि ये आम जनता के हित में, तो खुश रहो। मोहम्मद हबीब ग्रामीण क्रांति बोला। ग्रामीण क्रांति कौन बोला? तो प्रोफेसर बोला। अमीर खुश रहो, अमीर जनता के हित में है, आम जनता के हित में है। बढ़नी क्या बोला? गरीब और अमीर जनता की संज्ञा दिया, गरीब वर्सेस अमीर। अलाउद्दीन की भू राजस्व नीति का सफलता का श्रेय किसको मिलता है? सर्फ कायनी। ये इंपॉर्टेंट है, हमको याद नहीं है। सर्फ कायनी। भू राजस्व कितना था? 1/2। फिर उसके बाद है इसके बाजार नीति के ऊपर भी विद्वानों का अलग अलग मत है। बढ़नी क्या बोलता है? बढ़नी ये बोलता है साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से, साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से ये नीति अपनाया गया है। दूसरा, भारत में चांदी का कमी था अतः बाजार मूल्य को करना आवश्यक था। तो चांदी की कमी वाला बात कौन बोलता है? यही बोलता है, ठीक है। और साम्राज्य विस्तार का हामिद कलंदर क्या बोलता है कि एक बाजार व्यवस्था एक मानवीय, ऐसे ही कुछ करके था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान किया है उसको देखते हैं। अभियान यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले उत्तर भारत, उत्तर भारत, ठीक है। सबसे पहला अभियान गुजरात का करता है 1299 में। 1299 में 99 में कौन था? एक नुसरत खां था, एक उल्गू खां था इसके सपोर्ट में। वहाँ का राजा कौन था गुजरात का? कर्ण बगेट, ठीक है। वहाँ का राजा कौन था? कर्ण बगेट। इनकी पत्नी कौन थी? कमला देवी। पत्नी कौन थी? कमला देवी। गुजरात विजय के दौरान ही ये बीपीएससी पूछा था कि मलिक काफूर को 1000 में कौन खरीदा था? नुसरत खां, ठीक है। कर्णदेव, कर्ण बगेट, याद रहा। अब यहाँ रणथंभौर अभियान, यही है। रणथंभौर अभियान कब हुआ था? 1301 में। कब हुआ? 1301 में, 14वीं सदी के स्टार्ट में। इसमें भी कौन था? नुसरत खां था और ये अमीर खुसरो भी था। इसी में आपको कौन मारा गया था? उल्गू खां, सॉरी
इसी में नुसरत का क्या हुआ था, मारा गया था। नुसरत का इसी में क्या हुआ था, रणथंभौर अभियान में मारा गया, तो स्वयं खिलजी गया था। किसके खिलाफ था, हमीरदेव के खिलाफ रणथंभौर अभियान। कैसे याद करो, रहम रहम, ठीक, र से रणथंभौर, हम से हमीरदेव। याद है कि कैसे मरा हमीरदेव, तो इसी का मंत्री था रनमल, जो कि धोखा दे दिया तो मर गया। अच्छा, इसके करने का क्या कारण था, हम बताए थे कि एक तो गुजरात विजय को अस्थायी बनाना, और दूसरा कारण था रणथंभौर अभियान का कि मंगोल नेता को सहायता दिया था। वो कौन मंगोल नेता थे, तो याद नहीं आ रहा है। फिर चित्तौड़ अभियान 1303 में खिलजी खुद किया, इसके ऊपर फिल्म भी देखे हम लोग। फिर राणा रतन सिंह, जो कि कौन है, राणा रतन सिंह, जो कि ये है हीरो था कौन, कबीर सिंह वाला। फिर खिज्र खां, उसका बेटा था, चित्तौड़गढ़ का नाम जीत कर खिजराबाद रख दिया, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हम अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले कि ये जीएसटी के समय किसका नाम सुल्तानपुर हो गया था, किस जगह का जीत के, बंगाल को जीत के क्या रख दिया, नहीं, वारंगल कहाँ का जीत के सुल्तानपुर रखा था। एक सेकंड, देखिए अभी आपको पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे आगे। तेलंगाना को दिल्ली का भाग बनाए और तेलंगाना का नाम बदल के जीएसटी ने सुल्तानपुर रखा था, ठीक है। तो ये हुआ। अब आगे आते हैं यहाँ पे आते हैं मालवा अभियान। मालवा अभियान कब किया, 1305 में। ये यहाँ पे कौन राजा था, महालक देव। कौन राजा था, महालक देव। फिर जालोर अभियान कब किया, 1311 में। कब किया, 1311 में। इसका ट्रिक क्या है, गुड़ चीमा, एक तो गुजरात, फिर क्या है, गुजरात, और फिर क्या है, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और मालवा। कब हुआ, 1299, फिर 1301, फिर 1303, फिर 1305 और 1311, याद रहेगा, गुड़ चीमा। फिर और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार कब दक्षिण अभियान किया था। ऑप्शन है 1299, 1306, 7, 96, 1296 में, उसके समय किया था, ठीक है। अब आते हैं इधर साउथ के अभियान पे। तो जितना भी दक्षिण अभियान है, मेन कौन होगा, मलिक काफूर सेनापति। पहला अभियान करता है देवगिरी का अभियान अपने शासनकाल में, 1307, ठीक है। देवगिरी का अभियान रामचंद्र देव के खिलाफ। रामचंद्र देव पहले भी था उस समय, अभी भी रामचंद्र देव है। खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। तो पूछेगा किसको राय रायन की उपाधि दी, तो रामचंद्र देव को, क्योंकि ये अधीनता स्वीकार कर लिया था। ये बात अलग है कि बाद में इसका बेटा फिर से क्या करेगा, शंकर करके एक बेटा होगा तो विद्रोह कर देगा। फिर है यहाँ पे वारंगल तेलंगाना 1309 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मलिक काफूर प्रताप रुद्रदेव यहाँ का राजा था, काकतीय वंश का। प्रताप रुद्रदेव ही वारंगल अभियान के दौरान मलिक काफूर को हीरा दिया था। इतिहासकार खफी खान ने इस घटना को बताया था। और एक बात, ये अधीनता ये भी स्वीकार कर लिया था। ये क्या था, सोने की मूर्ति में जंजीर लगा के अपने आप को भेजा था राजा के पास, ठीक है। कौन कौन भेजा था, वारंगल अभियान के समय प्रताप रुद्रदेव। फिर आपको आते हैं पांड्य राज 1311 में। इसको रामेश्वरम का युद्ध करते हैं। यहाँ पे दो भाई था, वीर पांड्य, सुंदर पांड्य। तो सुंदर पांड्य है वह मलिक काफूर से सहायता मांगता है वीर पांड्य के खिलाफ। इन सभी का वर्णन है आशिका में। सबसे हरामी था वीर पांड्य, जो कि अधीनता स्वीकार नहीं किया, ये भी याद कराए हुए। द्वार समुद्र तट होयसियाल पे अभियान करता है 1310 में मलिक काफूर और वलाल तृतीय। क्या है, वलाल तृतीय बिना कुछ किए अधीनता स्वीकार कर लिया तुरंत, ठीक है, बिना लड़े, वलाल तृतीय। तो इस तरीके से हम पूरा याद कराएं। अब इसका ट्रिक क्या है, दक्षिण भारत का, देवद्वार पांड देव 1307,
पहले याद रखो बस 9, 10, 11, 13, 1307, 9, 10, 11, 13, यानी कि 2 ईयर का गैप, फिर एक एक ईयर का गैप है, फिर 2 ईयर का गैप है। देवगिरी अभियान, वारंगल तेलंगाना अभियान, द्वारसमुंद होयसाल अभियान, पांड अभियान, ठीक है, देवद्वार पांडे। फिर देवगिरी अभियान फिर से होता है। फिर से उसके बाद इसका कब होता है ये 1310 में देवद्वार देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान, वारंगल 1309, द्वारसमुंद 1310, 1307, 9, 10, 11, 13। इसका क्या है गुरुचीमा 1299, 1301, 3, 5 और 11, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, ठीक है, इसको रटते रहो। चलिए बिना देखे थोड़ा देर बाद बताना। अच्छा, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने खिलजी सेना को वारंगल में पराजित किया था। ये सवाल पूछेगा कि कहाँ की सेना ने खिलजी सेना को पराजित किया था, तो काकतीय शासक की सेना ने, ठीक है। अच्छा, फैक्ट है कुछ इसके अभियान का कि कहाँ चला गया, उत्तर भारत प्रत्यक्ष शासन साम्राज्य में मिला है। 2 प्रमुख सेनापति था जितना उत्तर भारत का अभियान किया, नुसरत खान, उल्गू खान। मलिक काफूर क्या था क्या उत्तर भारत के अभियान में? नो। दक्षिण भारत के अभियान अप्रत्यक्ष शासन था, केवल लूटपाट मकसद था, साम्राज्य में मिलाना नहीं। दक्षिण भारत के अभियान का प्रमुख सेनापति कौन था? मलिक काफूर। फिर यहाँ पे सवाल आ रहा है, वह सुल्तान जो अधिकतम पीजीटी में पूछा था, टीआरई में, वह सुल्तान जो अधिराजत्व के विश्वास करता था लेकिन प्रभुसत्ता में नहीं, यही टीआरई में आया था। मतलब कि सुल्तान के बारे में बोलना चाह रहा है कि वो राजत्व, अधिराजत्व मतलब कि आक्रमण करना चाह रहा है लेकिन उस पर डोमिनेंस नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ही, क्योंकि दक्षिण भारत पे प्रभुसत्ता पे विश्वास किया, दक्षिण भारत में अधिपत्य, उत्तर भारत में प्रभुसत्ता पे, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कौन दक्षिण भारत अभियान में मारा गया था, तो नुसरत का। कब? रणथंभौर अभियान में, याद रहेगा। किसको राम रायन की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी, राम रायन की उपाधि दी गई थी देवगिरी अभियान में प्रताप रुद्रदेव को। किसको? प्रताप रुद्रदेव को, ठीक है, खिलजी के द्वारा। किसको मलिके जहाँ की उपाधि दी गई थी? तो ये जो कर्ण बगेट की पत्नी थी कमला देवी, इसको दी गई थी। फिर बिना देखे हुए डेट बता दीजिए एक बार उत्तर अभियान का। 1299, 1301 रणथंभौर, 1303, फिर उसके बाद 1305, 1, 3, 5, फिर यहाँ पे है 1307, फिर 1309, फिर 1310, फिर 1311, फिर 1313। देवगिरी अभियान, फिर क्या है? देवगिरी अभियान है, देवगिरी अभियान है। देवगिरी अभियान खिलजी वंश में देवगिरी पर 3 अभियान हुआ। खिलजी वंश में देवगिरी पे 3 अभियान हुआ। एक तो 1296 में स्वयं खिलजी किया, और 1307 में मलिक काफूर किया, और 1313 में शंकर देव किया। 1313 में शंकर देव किया अभियान, लेकिन ये बेटा जो है बात करने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। अरे एक सेकेंड, 1313 में यही शंकर देव, पता ही कहानी तुमको। 1317 में भी हुआ। कब? हरपाल देव, नासिरुद्दीन। अच्छा, ये जो देवगिरी का अभियान है याद रखो, 1317 में भी हुआ था। कौन किया था? खिलजी के बाद हुआ था, बाद में हरपाल देव, जो नासिरुद्दीन खुसरो है ना, और मुबारक खिलजी, दोनों मिल के किया था हरपाल देव के खिलाफ। तो ये हमको याद नहीं है, याद रखो। रामचंद्र देव बाप अच्छा था, ठीक है। दक्षिण का वह एकमात्र राज्य जो खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं किया, वीरपांड। अब यहाँ पे जो है ये सवाल पूछता है
खिलजी की बाजार व्यवस्था की जानकारी। खिलजी की बाजार व्यवस्था की जानकारी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो बरनी के तारीखे फिरोज शाही से। इसमें बाजार व्यवस्था का विस्तृत जानकारी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शायद इब्न बतूता की रूहेला से भी मिलता है और इसामी की पुस्तक से भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बरनी के तारीखे फिरोज शाही से। वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण, ठीक है, सामान को फिक्स प्राइस करना, पीडीएस प्रणाली चलाना, 4 प्रकार का बाजार बनाया था। कितने प्रकार का? 4। अब यहाँ पर है ये लिखा हुआ, खिलजी की किसने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी दी है? एक तो रूहेला इब्न बतूता के फतवात सलातिन इसामी की बोले थे, तारीखे फिरोज शाही बरनी के, अमीर खुसरो भी देता है जानकारी बाजार नियंत्रण की, और बोला था कि ये बाजार नियंत्रण जन कल्याण के हित में है। और लेकिन बरनी क्या बोला था कि ये साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया बाजार नीति है। ये फ़र्क है आइडियोलॉजी में, तो याद रखेंगे। 4 प्रकार का बाजार था। शहनाई मंडी, जिसको गल्ला बाजार बोलते थे, खदानों की बिक्री होता था। इसका हेड था मलिक काबुल। सराय आदल, जिसमें कपड़ा बाजार था, इसका प्रमुख था मलिक याकृत। मलिक याकृत था, ठीक है। और एक अनाज मंडी था, एक पशु बाजार था, ठीक है। अब इस पे आएंगे थोड़ा फिर से, एक सेकेंड, कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि खिलजी की बाजार व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? तो मलिक याकृत को, याकूब नहीं, याकृत है, वह याकृत, ठीक है। अच्छा, बाजार का अधिकारी, खिलजी के बाजार के कौन कौन अधिकारी होते थे? तो एक दीवान रियासत था, खिलजी के द्वारा ही बनाया गया। बाजार व्यवस्था का सबसे प्रमुख ही होता था। खिलजी द्वारा नियुक्त बाजार का सबसे प्रमुख अधिकारी था, ठीक है ना। इसी का प्रमुख बनाया था किसको? मलिक याकृत का। तो मलिक याकृत किसको था? दीवान रियासत का, सबसे प्रमुख अधिकारी यही था। शहनाई मंडी का बाजार अधीक्षक पूछा हुआ है SCRT में। इसका प्रमुख कौन था? इसी का प्रमुख था शहनाई मंडी। मंडी में क्या किए? कबूल किए थे, मलिक कबूल। बरीद भी था गुप्तचारी, मोहनयान भी था गुप्तचारी, और नजीर भी था नापतोल, परवाना परमेश मुंशी भी था। ये सब अधिकारी पूछता है इसमें से कौन नहीं था, कौन था एग्जाम में, खिलजी के बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ अधिकारी। फिर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है 2 चीज़ में, एक है दीवानी रिसालत, एक है दीवानी रियासत। तो दीवानी रियासत संबंधित है विदेशी विभाग से, और दीवानी रियासत संबंधित है बाजार विभाग से। जो कि ये दीवानी रियासत बनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी का प्रमुख कौन था? मलिक याकृत। मलिक याकृत, याद रहेगा बच्चों, याद करना ही पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड, इससे पहले इधर आते हैं खिलजी के आर्थिक सुधार। सबसे अधिक भू राजस्व लगाया 50%, 1/2 मकान कर, पशु चर कर, 2 प्रकार का यूनिक कर लगाया था। खुस्म कर इस 80% खुद रखा, 20% सेना को दिया। MBT खिलजी दोनों है ऐसा करने वाला। सिकंदर लोदी भी ऐसा किया था। और उसके बाद जो है, इसी को लेके नवीन मुसलमानों का विद्रोह भी हुआ था, याद है। बफा 20वां, उपज का 20% खिलजी की बाजार व्यवस्था से किसको लाभ नहीं मिला? तो खिलजी की बाजार व्यवस्था से किसान को लाभ नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सवाल कि बाजार नियंत्रण की समुचित व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा की जाती थी? तो दीवाने रियासत का। बाजार व्यवस्था का सबसे प्रमुख अधिकारी दीवाने रियासत का प्रमुख जो मलिक याकृत था वही था, दीवाने रियासत। साना मंडी सब बाद में दीवानी रियासत में था। अलाउद्दीन के समय घोड़ा, खद्यान बाजारों, दासों का बाजार आदि का बाजार किसके अधीन होता था? तो देखो अब यहाँ पे बोल रहा है खदान मंडी। खदान किसके होता था? शहनाई मंडी के अंदर ना, खदान दास ये सब ये में बिकता था, ना कि दीवानी रियासत में। भूमि का माप कराया किसने? सबसे पहले मसाहत पद्धति से भूमि माप कर, तो यही कराया सबसे पहले मध्यकालीन शासक यही था, एक है अलाउद्दीन खिलजी। सराय आदल किससे संबंधित था? कपड़ा विभाग से संबंधित था। इसके लिए विभाग की स्थापना किया दीवाने मुस्तखराज। इसका काम था कि जो भी बकाया लगान है उसकी वसूल करना।
खिलजी पहले से चली आ रही इक्ता प्रथा को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। जागीर इक्ता या फिर जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। खिलजी पहला शासक था जिसने जागीर प्रथा समाप्त करके सैनिकों को नगद वेतन दिया। जागीर प्रथा शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने, जिसमें लोगों को इक्ता दिया जाता था, लेकिन खिलजी समाप्त करके अब क्या किया रहा है, नगद वेतन दे रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। सेना मंत्री आरिजे मुमालिक नियुक्त किया, ठीक है। यह सेना का योग्यता के आधार पर नियुक्ति कर रहा था। अच्छा, आरिजे मुमालिक के पद पे अभी बताए थे एक आदमी नियुक्त हुआ था, कौन, तो चाचा आरिजे मुमालिक। कौन किया था इसको, तो कैकुवाद किया था। शाइस्ता खां भी उपाधि दिया था। बरन का राज्यपाल बनाया था, याद है। सैनिकों को 2 अश्वा पद्धति लागू किया। खालसा भूमि का विस्तार किया। सेना का हुलिया रखना और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। कौन, खिलजी, ठीक है। बलबन नहीं, खिलजी, ठीक है। हमको कन्फ्यूजन होता है कि सब बाजार अधिकारी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सहना मंडी का प्रमुख कौन था, तब याद कराए थे, मलिक की आकृति या मलिक काबुल, तब मलिक काबुल, क्योंकि सहना मंडी मंडी में कबूल की। आई सहना, दूसरा कन्फ्यूजन होता है कि सहना मंडी को क्या बोलते हैं, तो बाजार अधीक्षक। इसमें कपड़ा मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, ये सब मिलता है, खाद्यान्न वगैरह ये सब मिलता है, कपड़ा वगैरह ये सब मिलता है, खाद्यान्न। दीवानी रियासत क्या है, बाजार नियंत्रक, माप तौल से संबंधित है, ठीक है। जो मलिक याकृत था, सबसे प्रमुख विभाग यही था, दीवाने रियासत।